हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जहां पे हम लोग बहुत कम से कम समय में सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये सारे वीडियो जेई मेंस नीट सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कैसे करना है, तो इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और इस सेशन का भी पीडीएफ नोट्स आपको नीचे मिलेगा, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इस वीडियो को सुने, अच्छे से सुने, ध्यान से सुने। कम समय में होता है तो फोकस के साथ समझें, ठीक है, सब समझ में आएगा। और उसके बाद नोट्स को आप डाउनलोड करें और उसको देख के अपना नोट्स आप फिर अपडेट कर लें, ठीक है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस दिन बर दिन आप इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं एवरेज एंड आरएमएस करंट। अगर आपका सिर्फ आर हो या सिर्फ इंडक्टर हो या सिर्फ कैपेसिटर हो एक सर्किट में, तो क्या फेज रिलेशन होता है बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट। आरएल सर्किट अक्रॉस योर एसी सोर्स, आरसी, एलसी, आरएलसी इन सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएलसी इन सीरीज, पावर इन योर एसी सर्किट, पावर फैक्टर, राइट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन आरएलसी सीरीज सर्किट, और किस तरीके से आपका करंट वेरिएशन होता है विथ योर फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बैंडविड्थ, आरएलसी इन पैरेलल। ये एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है क्योंकि जेई मेंस में ये आने की चांसेस है। एंड द लास्ट वन इज योर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आई एवरेज एंड आई आरएमएस के बारे में, राइट। तो आई एवरेज का बेसिक मीनिंग आपको होता है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल चार्ज को दिखाया जाता है इंटीग्रल आई विच इज टाइम वेरिंग फंक्शन, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt, इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम विच इज योर t2 माइनस t1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन बेसिकली आपको एरिया अंडर द कर्व होता है ऑफ एनी आई वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक साइनोसॉइडल वेरिएशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, सो इन दिस केस योर आई एवरेज इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया आपका नीचे भी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आई आरएमएस की, तो उसका ये इक्वेशन होता है जहाँ पे हम लोग पहले आई को स्क्वायर करते हैं, उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करते हैं डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन और लिमिट t1 से लेकर t2, और उसके बाद हम इस पे मारते हैं अंडर रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल फील क्या होता है, तो सपोज कीजिए आपके पास दो आइडेंटिकल रजिस्टर है, एक में आपको टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है और एक में आपको आई आरएमएस करंट फ्लो कर रहा है, जो कि आपने यहां से सॉल्व करके निकाला होगा। तो आई आरएमएस का मतलब है कि दोनों सर्किट में आपको सेम अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन होगा, सेम टाइम इंटरवल में, सेम अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन इन योर सेम टाइम इंटरवल, दैट इज द प्रैक्टिकल फील ऑफ योर आई आरएमएस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ये वाला इक्वेशन है तो आई आरएमएस आपका होता है आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। एंड सिमिलरली ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू, बढ़िया है। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्टेड है अक्रॉस दी ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है। हमने एग्जांपल के तौर पे मान लिया है दिस सोर्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर सिर्फ इंडक्टर हो तो क्या होगा, सिर्फ कैपेसिटर हो तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे तो क्या होगा का मतलब है कि फेज डिफरेंस क्या होगा बिटवीन योर आई एंड ई, ठीक है। तो जहाँ तक बात रजिस्टर की है, यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस जीरो होता है, यानी कि दोनों आई और ई आपको सेम फेज में होता है। इसको हम लोग इन फेज भी कहते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे आई को भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका आई नॉट यहाँ से हो जाएगा ई नॉट बाई कैपिटल आर, बढ़िया यहाँ पे। और आर आपका कांस्टेंट होता है, ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, राइट, अनलाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में आपको याद रखना है कि इन एन इंडक्टर आपको जो ई होता है वो लीड करता है करंट से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, राइट। आपको ई जो है वो लीड कर रहा होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि करंट आपका लैग करता है पाई बाई टू से। तो आपका करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आई नॉट क्या होता है सर, ये आपको होता है ई नॉट बाई एक्सएल, वेयर एक्सएल इज कॉल्ड योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू कैपिटल एल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है विच बेसिकली गिव्स दी फील ऑफ कि ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सर्किट में,
ठीक है। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर ओमेगा, ओमेगा पे ये चीज़ डिपेंड कर रहा है। ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा होगा, अगर आपका ओमेगा बहुत ज़्यादा होगा, इन दैट केस एक्सेल इज गोइंग टू बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय एन ओपन सर्किट। और अगर आपका ओमेगा बहुत बहुत छोटा होगा, इसका मतलब एक्सेल आपका अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा, विच मीन्स दिस इज गोइंग टू बिहेव एज अ प्लेन वायर, राइट, लाइक अ प्लेन वायर। बढ़िया है। इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इस केस में आपको करंट लीड करता है ई से बाय एन एंगल ऑफ π/2। तो यहाँ पे आपको करंट का इक्वेशन हो जाएगा इतना, जहाँ पे आप प्लस π/2 लिखेंगे और आपका आई नॉट हो जाएगा E0 बाई XC। सर XC क्या है, तो सर आपका XC होता है इक्वल टू 1/ωc। दिस इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बढ़िया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका ओमेगा बहुत छोटा होगा तो आपका XC टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और अगर आपका ओमेगा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपका XC टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है, ये सब आपका कुछ की पॉइंट्स से आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कौन लीड करता है और कौन लैग करता है, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट में सिर्फ L और R है। ठीक है, L और R है। इन दिस केस आप ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे सोर्स दिया है E एज अ फंक्शन ऑफ t। इस केस में चलिए मान लेते हैं कि आपका सर्किट में जो करंट है वो है I0 sin ωt। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फेजर ड्रॉ करने जा रहे हैं। फेजर में हम क्या करने वाले हैं, दो तरीके से आप फेजर बना सकते हो। क्या तो आप फेजर में I और V रखो, या फिर आप रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस का ही फेजर बना डालो। ठीक है, इससे आपको बहुत क्विकली फेज डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग इट, हम लोग ये भी फेजर एक बारी देख लेते हैं। बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक रेफरेंस फेजर लेंगे। फेजर में हम लोग सिर्फ पीक वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं, हम लोग पीक वैल्यूज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे I0 को रेफरेंस पे बना दिए, हॉरिजॉन्टल में हमने इसको बना दिया। अब आपको पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस दी रेजिस्टर जो होता है वो आपको इन फेज होता है करंट के, तो हमने VR भी इसी लाइन में बना दिया। और इंडक्टर में आपको ये जो V होता है वो लीड करता है, तो हमने VL को ऊपर बना दिया बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। V आपको करंट से लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, तो हमने इसको ऊपर बनाया है। लीड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो VL और VR का आप रिजल्टेंट ले सकते हो, ये आपको आ जाएगा E0, यही आपको हो जाएगा सोर्स का पीक वोल्टेज, राइट। सो E0 आपको हो जाएगा VL² प्लस VR² का अंडर रूट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको E0 जो होगा दैट इज इक्वल टू I0 इंटू Z, और इस Z को हम लोग नाम देते हैं इम्पिडेंस, यानी कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट आपको वो रेजिस्टिव वैल्यू क्या है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ आप VL को लिख सकते हो I0 इंटू XL और VR को I0 इंटू R, और इस तरीके से आपको ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला आ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फाई क्या होगा सर, फाई इज अ फेज डिफरेंस, जो बताता है हमें कि हमारा जो E0 है वो I0 से कितना फेज आगे है, कितना एंगल आगे है। तो ये tan phi का आपका फॉर्मूला बन जाएगा VL बाई VR। आप VL को रिप्लेस कर सकते हो XL से, और VR को आप यहाँ पे लिख सकते हो कैपिटल R, क्योंकि आपका I0 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R। इसी सारी बातों को यहाँ पे समराइज किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और पॉइंट देखिए कि इससे अच्छा होता है कि आप बना लें ये वाला फेजर। आप रेजिस्टेंस को हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। अगर आपके पास XL है तो XL रेजिस्टेंस से 90 डिग्री आगे बनाएंगे, और अगर XC होता तो आप उसे रेजिस्टेंस के पीछे बनाते, यानी कि नीचे बनाते, π/2 एंगल नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका XL है, ये आपका R है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा Z विच इज़ योर इम्पिडेंस, डायरेक्टली आ रहा है, विच इज़ R² प्लस XL² का अंडर रूट, और आपका tan phi हो जाएगा XL अपॉन R। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग RC सर्किट की। तो RC सर्किट में आप डायरेक्टली अगर इसका रेजिस्टेंस वाला फेजर देखें तो रेजिस्टेंस आपने यहाँ बना दिया, XC आप नीचे बना दोगे। सो इन दैट केस आपका जो इंपिडेंस आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी और अंडर रूट ऑफ R² प्लस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस आने वाला है दैट इज योर XC अपॉन R। बढ़िया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है ये फाई नीचे की तरफ है, यानी कि आपको इस केस में EMF जो है V आपको लैग करेगा, पोटेंशियल आपको लैग करेगा फ्रॉम करंट बाय एंगल ऑफ फाई। ठीक है, यही चीज़ आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो E0 है वो देखिए लैग कर रहा है करंट से बाय एंगल ऑफ फाई। तो आप tan phi तो समझ ही गए हैं, इस हिसाब से आप अपने इक्वेशन को लिख सकते हैं। कहने का मतलब है आपका अगर I0 sin ωt है तो आपका जो E होगा, E जो आपको होगा वो हो जाएगा E0 sin ωt माइनस फाई। E जो है वो लैग कर रहा है, E0 पीछे है I0 से बाय एन एंगल ऑफ फाई, तो माइनस फाई आप यहाँ पे लिखोगे।
ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए आपके पास सर्किट में सिर्फ L और C है, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। ये आपका ET है, ये आपका I नॉट साइन ओमेगा t है, VL इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर एंड VC इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। हमने यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला फेजर बनाया है, नॉट करंट एंड EMF। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आपके पास कोई रेजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। XL ऊपर बनाओगे आप, XC आप नीचे बनाओगे, नॉट डिपेंडिंग कि कौन बड़ा है कौन छोटा। मान लीजिए आपका XL जो है XC से बड़ा है, इन दैट केस XL इज डोमिनेटिव, तो आपका सर्किट हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। इन दैट केस आपका इंपेडेंस हो जाएगा डायरेक्टली XL माइनस XC, और अगर XC बड़ा है तो इंपेडेंस हो जाएगा XC माइनस XL, ठीक है। अगर XL माइनस XC है, अगर XL बड़ा है तो इंडक्टर आपको डोमिनेट कर रहा है, इस केस में आपका E जो है वो लीड करेगा करंट को बाय एन एंगल ऑफ π/2, राइट। हॉरिजॉन्टल में रेफरेंस में अपना करंट होता है, तो यहाँ पे आपका E होगा, तो E देखिए लीड कर रहा है करंट से बाय एन एंगल ऑफ π/2, तो आप इस तरीके से E का इक्वेशन लिख सकते हो, राइट। और अगर सिचुएशन ऐसी है तो यहाँ पे आपको E लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ π/2, ठीक है। चलिए आगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट विच इज योर RLC सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डायरेक्टली बनाया है ये वाला फेजर, रेजिस्टेंस को बनाया हमने हॉरिजॉन्टल पे। मान लीजिए कि आपका XL XC से बड़ा है, ठीक है, तो इन दैट केस ऊपर आपका आ जाएगा XL माइनस XC, रिजल्टेंट होगा आपका इंपेडेंस विच इज योर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस ये फाई है, तो tan फाई कितना हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन कैपिटल R परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे आपका XL क्या होता था ओमेगा इंटू L, XC क्या होता था 1 ओमेगा इंटू C, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2-3 और छोटी छोटी बातों को देखिए, राइट। अगर आपका XL XC से बड़ा है तो हम लोग बोलेंगे कि सर्किट आपका इंडक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडक्टर डोमिनेट किया है, ठीक है। सो इन दैट केस E लीड्स बाई फाई, जो कि ये वाला सिचुएशन है, फाई आपका ऊपर है तो E लीड्स बाई फाई, राइट। तो आप इक्वेशन को लिख सकते हो, E वाली इक्वेशन को E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहाँ पे आपका E नॉट हो जाएगा I नॉट इंटू इम्पिडेंस। और अगर आपका XL बड़ा है XC से, अगर आपका XC बड़ा है XL से, तो ये सिचुएशन हो जाएगा E लैग करेगा, राइट। अच्छा, और यहाँ पे आपको फिर से एक और इक्वेशन लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जाता है कि इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा दिस पीक वैल्यू V कैपिटल VL साइन ओमेगा t प्लस π/2, है ना। करंट आपका साइन ओमेगा t वाला है तो इंडक्टर π/2 से आगे होता है हमेशा, राइट। तो π/2 ऐड कर दिया और VL क्या हो जाएगा I नॉट इंटू XL, राइट। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पावर की बात की जाए तो एवरेज पावर का आपको फॉर्मूला होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जहाँ पे कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, और कॉस फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R/Z। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस R है और हाइपोटेनस Z है, सो दिस इज योर R/Z, राइट। आपको एक और चीज़ ध्यान में देना है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर आपको कोई वोल्टेज देता है ना तो वो आपको बेसिकली ERMS ही होता है, राइट। सपोज आपको सवाल में बोला कि 220 वोल्ट का सप्लाई है, मतलब वो 220 वोल्ट आपको ERMS है, वो E नॉट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। अब पावर फैक्टर अलग अलग सर्किट के लिए क्या हो सकता है। मान लीजिए आपके पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, इसका मतलब कोई R की वैल्यू है ही नहीं, तो कॉस फाई 0 हो गया, इसका मतलब आपका पावर एवरेज 0 हो गया, विच मीन्स एक प्योरली कैपेसिटर सर्किट में, एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपके पास पावर कंजम्पशन 0 होता है, ठीक है। अगर सिर्फ कैपिटल R है तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, R/Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, आपका पावर एवरेज मैक्सिमम है उस केस में, ठीक है। अगर सर्किट में RL है तो ये हो गया, RC है तो ये हो गया, और अगर RLC है तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर, ठीक है, बढ़िया है। अब बात करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ जो एक मिथ जुड़ा है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए करंट मैक्सिमम हो, ये थोड़ा सा गलत है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव, यानी कि वो ओमेगा की वैल्यू जिसके लिए Z इक्वल टू R हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ इन केस ऑफ सीरीज RLC सर्किट, इट्स अ कोइंसिडेंस दैट एट दिस कंडीशन Z इक्वल टू R पे आपको करंट पीक हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब हमारे पास इंपेडेंस का फॉर्मूला ये है Z इज इक्वल टू दिस मच। अब अगर आप ये चाहते हो कि Z आपका R के बराबर हो जाए,
तो आपका ओमेगा एल माइनस 1/ωc 0 होना चाहिए, विच मीन्स एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, एंड इन दैट केस आपका जो ओमेगा आर निकल के आएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है दैट इज योर 1/√LC। इस दोनों को इक्वेट कीजिए, आपको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर जो आप लिखोगे, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो फिर I² RMS इंटू आर, या फिर E² RMS अपॉन कैपिटल आर। ये वैसा ही फॉर्मूला हो गया जैसा कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख के आते हैं, ठीक है। और एट रेजोनेंस आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई 1 के बराबर 1 के इक्वल हो जाएगा, R/Z था आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका XL इक्वल टू XC है, एट रेजोनेंस कंडीशन XL और XC बराबर होगा, यानी कि पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर भी बराबर होगा। तो आप फेजर से देख सकते हैं कि VL आपका ऊपर होता है, VC आपका नीचे होता है। अगर दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में तो VL माइनस VC तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी सप्लाई दिया होगा, यहाँ पे आपने जितना भी सप्लाई दिया था वो सारा का सारा इस कैपिटल R के अक्रॉस होगा, राइट क्योंकि इनके अक्रॉस तो नेट जीरो है, VL माइनस VC आपको जीरो हो गया। ऑल सप्लाई इज अक्रॉस रजिस्टर, यानी कि आपका VR जो है वो E0 के ही बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आपको बहुत बार सवालों में ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पे सपोज 220 वोल्ट सप्लाई है और रेजोनेंट कंडीशन में है, यानी वो 220 कंप्लीटली R के अक्रॉस है, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन ऑफ करंट विथ ओमेगा, तो करंट का हमारे पास ये इक्वेशन है, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन इम्पिडेंस, और ये हो गया इम्पिडेंस का फॉर्मूला। तो अगर आप ओमेगा को वेरी करोगे फ्रॉम लो टू हाई तो वेरिएशन कुछ इस टाइप से आपका निकलेगा, जहाँ पे ये है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट भी मैक्सिमम होता है एंड एट दैट कंडीशन आपको पावर भी मैक्सिमम होगा। हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 दो और ऐसा फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो पावर है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर होगा, एंड इन दैट केस ये जो करंट होगा दैट इज योर 1/√2 टाइम्स ऑफ IRMS, राइट, IRMS मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। इसका फॉर्मूला होता है R/L। यहाँ पे इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखना है क्वालिटी फैक्टर का जो आपका फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है, Q इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, राइट। तो हमारे पास सबका इक्वेशन है, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/R√L/C, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ओमेगा R के लेफ्ट साइड ये वाला जो अपना रीजन है ना, इस रीजन में फॉर ओमेगा लेस देन ओमेगा R आपका XC डोमिनेट करता है, यानी सर्किट आपका कैपेसिटिव होगा और करंट लीड करेगा। तो इस पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आप इस जोन में हो यानी कि ओमेगा इज मोर देन ओमेगा R, इन दैट केस आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट करता है, यानी कि आपका करंट लैग करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें RLC पैरेलल की, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से इसको देखें तो ईजिली समझ में आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे RLC पैरेलल में है और ये अपना सोर्स है, ठीक है। अब हमने सोर्स को मान लिया E0 sin ओमेगा t, यहाँ से आपको निकल रहा है एक पीक करंट I0, यहाँ पे आपको IR IL और IC जा रहा है, ठीक है। तो हम इसका बना लेते फेजर, यहाँ पे हमने E0 को बना दिया है रेफरेंस पे, तो रेजिस्टर का जो करंट है वो इन फेज होगा, ठीक है। कैपेसिटर का जो करंट होगा वो तो लीड करेगा E0 से बाय एंगल ऑफ π/2, और इंडक्टिव का आपको लैग करेगा बाय एंगल ऑफ π/2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं IC माइनस IL आपका हो जाएगा ये वाला चीज़, और ये आपका है IR, तो जो नेट हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा विच इज I0, ये I0 आपका क्या हो जाएगा √, बाय द वे ये और ये सेम ही है, राइट। यहाँ पे हल्का सा सिंबल अलग हो गया है। तो दिस I0 इज इक्वल टू √IR² प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस I0 को आप क्या लिख सकते हो, E0 बाई इम्पिडेंस, IR को E0 बाई R। सिमिलरली लाइक दिस, आप यहाँ से E0 को एलिमिनेट कर दो, ये आपको बन जाएगा फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस 1/Z इज इक्वल टू दिस मच, राइट। और tan phi भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये आपका हो जाएगा tan phi, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी 1/√LC ही है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि Z आपका R के बराबर हो जाए तो ये टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो यही निकल के आएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको करंट मिनिमम हो जाता है, आपका इम्पिडेंस मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट टॉपिक अपना आता है ट्रांसफार्मर
राइट ये अपना एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सॉफ्ट आयरन चूज़ करने का मेन मोटिव होता है कि यहाँ पे अगर आपने कोई टाइम वेरिंग करंट फ्लो कराया है तो उसके कारण जो भी फ्लक्स यहाँ से निकलेगा वो कंप्लीटली इसके साथ भी लिंक हो पाएगा। राइट इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी साइड, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में आपके पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे आपको N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, और सेकेंडरी साइड पे अपने पास लोड है। राइट यहाँ पे आपका सोर्स सप्लाई है विच इज़ योर E1, करंट I1 है। यहाँ पे जो लोड के अक्रॉस जो आपको है दैट इज योर E2 और करंट अपना I2। तो सबसे पहला इक्वेशन अपना होता है E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। राइट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स N1 में ज़्यादा है, इफ़ N1 इज़ मोर देन N2, इसका मतलब होगा कि E1 जो होगा वो भी आपको E2 से ज़्यादा होगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा होता है। राइट और अगर आपका N2 N1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि E2 E1 से बड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बढ़िया है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोग ऐसा मानते हैं देयर इज नो हीट लॉसेस, कोई भी लॉस नहीं एनर्जी का, यानी कि E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। राइट इस पे बेस भी न्यूमेरिकल बनता है। राइट और अगर दो छोटी बात करें, कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करें, तो आपका जो लॉसेस होता है प्रैक्टिकली, एक होता है आपका कॉपर लॉसेस विच इज़ बेसिकली योर जूल हीटिंग इफेक्ट। राइट करंट फ्लो कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा। राइट और एक होता है आपका एडी करंट वाला लॉसेस। राइट ये आपका टाइम वेरिंग करंट है, इसके कारण जो भी आपका फ्लक्स है राइट वो भी आपको वेरी कर रहा है, तो उसके कारण ये जो आपका कोर्स है इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है और उसके कारण जो हीट हो रहा है वो भी आपको लॉस हो रहा है। तो ये दोनों आपका लॉसेस होता है और इन लॉसेस को बचाने का जो एक तरीका होता है विच इज़ योर लैमिनेटेड शीट्स। राइट तो दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है और भी आने वाले हैं। ठीक है तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।